हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल KCL ट्यूटोरियल में। और आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास नंबर 44 या आरआरबी फार्मासिस्ट तैयारी की एपिसोड नंबर 44। इससे पहले 43 क्लासेस हो चुकी है और मेरे ख्याल से आप सब में से बहुत कम बच्चे होंगे जिन्होंने 43 क्लासेस कंप्लीट कर ली होगी। कुछ 10वें पे होंगे, कुछ 12वें पे होंगे, बहुत से लोग जो नहीं पढ़ रहे हैं। फिलहाल पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए और सारे क्लासेस को 2 से 3 बार देख करके रिपीट करके याद करिएगा और अपने नोट्स को डाउनलोड कीजिएगा। चलिए, आज क्लास नंबर 44 में हम फिर से फार्माकोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस, फार्मास्यूटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी खत्म कर लिया है। इतने सब्जेक्ट खत्म हो गए हैं, बचे हैं क्या? केमिस्ट्री, HAP, फार्माकोलॉजी और छोटे मोटे सब्जेक्ट्स जो हॉस्पिटल फार्मेसी, डिस्पेंसिंग, DSBM, वो सब बहुत छोटे 2-2 क्लास में खत्म हो जाएंगे। तो हम लोग लगभग 44वीं क्लास में है। 50 क्लास तक सिलेबस खत्म, 50 कह रहा हूं, 17 क्लास तक सिलेबस खत्म और आखिरी की 30 क्लासेस में स्टार्ट करूंगा आपके नॉन फार्मा पोर्शन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्माकोलॉजी में आज चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करेंगे हम लोग, जिसका नाम है ड्रग एक्टिंग ऑन रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी कि जो दवाइयां कहां पे काम करती हैं? हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में, हमारे लंग्स के लिए बात करने वाले। ठीक है, तो इसमें 2-3 टॉपिक है, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि आपको आरआरबी तैयारी करनी है और आरआरबी में इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते, इजी लेवल क्वेश्चन आते हैं। तो हम केवल कुछ टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसी दवाइयां हैं जो हम कफ मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति को खांसी आना शुरू हो जाए तो खांसी आने वाले शख्स को हम कौन कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे या देंगे। ओके, चलिए इससे स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक से। सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं यहाँ पे, जो खांसी होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है ड्राई कफ, सूखी खांसी जिसमें बलगम नहीं निकलता है, गला गड़ता है खांसी होते समय। और दूसरा होता है प्रोडक्टिव कफ, जिसमें खांसी के साथ बलगम आता है, जिसको हम बलगम वाली खांसी कहते हैं, और एक को हम सूखी वाली खांसी कहते हैं। याद कर लीजिएगा, सूखी वाली खांसी में जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं एंटीटसिव। बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि यार कौन सूखी खांसी का है, कौन बलगम वाली खांसी का है। तो बस एक चीज याद कर लो, सूखी खांसी का सिर्फ एक दवा है, वो है एंटीटसिव। एंटीटसिव। जो सूखी खांसी किसको होती है? जो बहुत टसन में रहते हैं और टसन में सिगरेट पीते रहते हैं। याद रखो, सूखी खांसी होती है टसन से, और टसन में जो सिगरेट पीते हैं और सिगरेट पी के खांसने लगते हैं, उसमें बलगम नहीं निकलता, बस खांसी आती है, सूखी खांसी होती है। तो सूखी खांसी के लिए हम एंटीटसिव ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें जो कौन कौन से एग्जाम्पल है वो है कोडीन, फेल्कोडीन, नेस्कोपिन, जो कि सिरप के फॉर्म में आते हैं, और सारे के सारे। अगर आपको याद करना है इन ड्रग को तो इसको याद करेगा। ठीक है, कैट, आप कैट याद कर लो, C फॉर कफ और एट मतलब एंटीटसिव। तो ये हो गया आपका एंटीटसिव के लिए हम लोग कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं? कफ, ड्राई कफ के लिए एंटीटसिव। अब आ जाते हैं, अगर हम कोई ड्रग बात कर ले जो म्यूकस वाले हैं, जो बलगम निकालते हैं, तो इनको ठीक करने के लिए 2 कैटेगरी की ड्रग इस्तेमाल होती है, एक एक्सपेक्टोरेंट और दूसरा म्यूकोलाइटिक्स। एक्सपेक्टोरेंट क्या करेगा? ये इस तरह से काम करेगा कि बलगम निकले ही ना, यानी जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक्टिवेट होके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो म्यूकस रिलीज हो रहा है, उस म्यूकस की रिलीज को रोके, वो एक्सपेक्टोरेंट है। और जो म्यूकस निकल चुका है उसको ब्रेक डाउन करके, डिसॉल्व करके बाहर निकाले, वो हमारा म्यूकोलाइटिक है। तो एंटीटसिव फॉर द ड्राई कफ एंड बलगम के लिए 2 होते हैं, म्यूकोलाइटिक और एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट का एग्जाम्पल देख लीजिए, गुआनाफेंसिन आपने कफ सिरप वगैरह में देखा होगा, पोटेशियम आयोडाइड, टालू बाल्सम और अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड बहुत फेमस है। अमोनियम क्लोराइड और गुआनाफेंसिन, आप पोटेशियम आयोडाइड आपने अक्सर देखा होगा कफ सिरप वगैरह। टालू बाल्सम आपने आयुर्वेदिक सिरप में देखा होगा। वहीं म्यूकोलाइटिक की बात करें तो एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड, ब्रोमोहेक्सिन, एसिटिलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन और डोर्नोज अल्फा। याद कर लो, ये सारे के सारे म्यूकोलाइटिक हैं। इनको जब हम कफ सिरप में मिलाते हैं तो म्यूकस को ब्रेक डाउन करके, डिसॉल्व करके खांसी के साथ बाहर निकालने का काम करता है। ये क्लासिफिकेशन याद करके चलना, नाम वाला। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग इसके आगे। अब कुछ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ड्रग्स की। अभी तो हमने जो बात किया वो हमने बात किया था कि कैटेगरी कौन कौन सी होती है। अब ड्रग्स की बात कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी दवाइयां इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहला है फेरिंगियल डिमल्सेंट।
ये कैटेगरी है। दूसरा एक्सपेक्टोरेंट है, तीसरा है एंटीटसिव और चौथा है एंटीटसिव एडजुवेंट। ये 4 कैटेगरी के हम ड्रग्स को देखने वाले हैं जो खांसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। फेरिंगियल डिमोलिसेंट की बात करें तो उसमें है लोजेंजेस, सिरप, ग्लिसरीन, लिकोरिस। इन सब का इस्तेमाल किया जाता है जब गले में आपको गड़ने लगे, कफ से दिक्कत हो, उस केस में हम इनका इस्तेमाल करते हैं, ग्लिसरीन वगैरह का। यहाँ पे बेसिकली याद करने चीज है एक्सपेक्टोरेंट, जो कि एक्सपेक्टोरेंट में 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं म्यूकोलाइटिक, ठीक है, और एक सिक्रीशन इनहांसर होते हैं। सिक्रीशन इनहांसर का मतलब है कि अगर फ्लो को हम बढ़ा दें तो ऑटोमेटिक जो डिसॉल्व हो जाएगा, जो म्यूकस है वो डाइल्यूट हो जाएगा और आराम से खांसी के रास्ते बाहर आ जाएगा। तो उसमें पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, गुआनाफेंसिन, टालुबाल्सम, वसाका, अमोनियम क्लोराइड, ये सारे के सारे सिक्रीशन इनहांसर एक्सपेक्टोरेंट होते हैं। वहीं पे सिक्रीशन वाले म्यूकोलाइटिक में ब्रोमोहेक्सिन, एम्ब्रॉक्सल, एस्टिलसिस्टिन, कार्बोसिस्टिन, जो थोड़ी देर पहले आपको बताया। एंटीटसिव में बताया था, एडजुवेंट में सल्ब्यूटामाइन, टर्ब्यूटालिन, ये दोनों कफ सिरप इस्तेमाल होते हैं। एस्पिरिन सिरप आपने सुना होगा। ये एडजुवेंट एंटीटसिव कैटेगरी में आते हैं। और बेसिकली जो एंटीटसिव है उसकी अगर हम बात करें आपके सामने, एंटीटसिव जो है इसमें भी 4 कैटेगरी की है। एक जो ओपियोइड कैटेगरी के एंटीटसिव है वो है कोडीन, एथिलमॉर्फिन और फॉल्कोडिन। याद कर लीजिए, ये ओपियोइड कैटेगरी के एंटीटसिव है। दूसरा नॉन ओपियोइड कैटेगरी के जो एंटीटसिव ड्रग है वो है नेस्केपिन, डेक्स्ट्रोमेथार्फेन और क्लोरफेनिडोल। वहीं पे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग जो होते हैं, हिस्टामिन क्या करता है, ये रिलीज करते हैं आपके ल्यूकोट्रिन्स वगैरह को, आपके बेसिकली अलग अलग प्रकार के एलर्जेंस को, जिससे हमारे शरीर में खांसी वगैरह आती है। तो क्लोरफेनिरामिन सीपीएम के नाम से फेमस है, डाइफेनहाइड्रामिन, प्रोमेथाजिन, ये सारे के सारे एंटी हिस्टामिनिक है। और पल्मोनरी रिसेप्टर डिसेंसिटाइजर में हमारा आता है प्रेक्सोडायजिन, ठीक है। ये कैटेगरी के क्लासिफिकेशन याद कर लो बेटा, क्यों क्लासिफिकेशन लेके आ रहा हूं, बाकी मैकेनिज्म डिटेल से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे आपसे, आपके आरआरबी के लेवल। अब दूसरी कैटेगरी हमारे अस्थमा की बात करते हैं कि अस्थमा, पहले तो हमें जानना है कि अस्थमा होता कैसे है, और जब अस्थमा कैसे होता है ये समझेंगे हम, तभी हम समझेंगे कि अस्थमा को ट्रीट कैसे करना है। ओके, तो पहले अस्थमा कैसे होता है समझते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा जो है हमारे बेसिकली हमारे बॉडी में एक खास प्रकार का सेल होता है, मास्ट सेल। और इस मास्ट सेल के साथ खासियत क्या है कि ये ल्यूकोट्रिन नामक एक केमिकल सिक्रीट करता है, एक एंजाइम या सॉरी एक ल्यूकोट्रिन हमारा क्या होता है, एक तरह का ऑटोकॉइड्स होते हैं, इसको सिक्रीट करता है। और ये ल्यूकोट्रिन, हिस्टामिन, इनके कारण हमारा जो ब्रोंकाई है वहां पे जाकर के जब ये बाइंड करता है, वहां पे कोलिनर्जिक रिसेप्टर है, वहां पे जब बाइंड करता है तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, स्मूथ मसल का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, एयर पैसेज सिकुड़ जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, उसी को हम अस्थमा कहते हैं। तो बेसिकली मास्ट सेल में कई कारण हो सकते हैं। एक तो ल्यूकोट्रिन्स निकलना, दूसरा होता है कि जो ल्यूकोट्रिन्स है वो जाके उसके रिसेप्टर में सिस LT1 से बाइंड होते हैं, और जब बाइंड होंगे तो ऑटोमेटिक वहां पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। एक एंटीबॉडी होता है IgE, अगर वो भी बाइंड कर रहा है तो उससे भी हमें अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। सारा का सारा खेल मास्ट सेल्स। अगर यहीं पे हम क्लासिफिकेशन याद करने की कोशिश करें तो पहला है कि जो IgE एंटीबॉडी को रोकता है, एंटीजन, तो उसका नाम है ओमालिजुमाब। ये ड्रग एग्जाम में एक बार आया हुआ है। ओमालिजुमाब अस्थमा के किस कैटेगरी का ड्रग है, ये अस्थमा में एंटी IgE, मतलब ये IgE एंटीबॉडी को रोकने का काम करता है। दूसरा है जो ल्यूकोट्रिन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर इसको रोकना हो तो हम यहाँ पे स्टेरॉइड्स और जिलेट्यून का इस्तेमाल करते हैं, जिल्यूटॉल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें स्टेरॉइड बहुत फेमस है। अगर किसी को बहुत सर्दी खांसी हो रही हो, अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है, उसे आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे दीजिए, बहुत जल्दी उसको आराम मिलेगा। तो स्टेरॉइड जो है वो ल्यूकोट्रिन्स के फॉर्मेशन को ही इनिबिट कर देता है, रोक देता है, ये इसका फायदा है। वहीं पे अगली कैटेगरी है मास्ट सेल स्टेबलाइजर। अगर मास्ट सेल को स्टेबलाइज कर दिया जाए तो ये ल्यूकोट्रिन्स के, हिस्टामिन के रिलीज को रोक देंगे। तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर ड्रग बहुत फेमस है, वो है क्रोमोगाइलेट, नेटोक्रोमिल और कीटोटिफेन। ये 3 ड्रग बहुत फेमस है जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर। वहीं पे जो ल्यूकोट्रिन्स रिसेप्टर है, अगर इस रिसेप्टर को एंटागोनाइज कर दिया जाए, ल्यूकोट्रिन्स रिसेप्टर को एंटागोनाइज कर दिया जाए, तो उस केस में भी हम अस्थमा को रोक सकते हो। ये बहुत फेमस ड्रग है जफ्रेलुकास्ट और मेंटेलुकास्ट। जफ्रेलुकास्ट और मेंटेलुकास्ट 2 ड्रग याद कर लीजिए क्लासिफिकेशन में, जो ल्यूकोट्रिन्स रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं, अस्थमा केस में इस्तेमाल करते हैं। और वहीं पे कुछ ब्रांकोडाइलेटर है,
जो कि एड्रेनर्जिक कैटेगरी का ड्रग या एंटी कोलिनर्जिक कैटेगरी के ड्रग होते हैं, उसमें बीटा 2 ऑर्गेनिस्ट है, जैसे सल्मेट्रॉल, फोमेट्रॉल, एल्लोट्रॉल, टॉलेट्रॉल, सल्ब्यूटामॉल। M3 एंटागोनिस्ट होते हैं और PDE इनहिबिटर्स, ये सारे जो ड्रग्स हैं, ये क्लासिफिकेशन याद कर लीजिए, सारे के सारे ड्रग अलग अलग कैटेगरी में अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैं सारी चीजों को शॉर्ट में याद करा रहा हूं, यहाँ पे आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी समझ में आ गया, किस ड्रग का क्या है, और क्लासिफिकेशन भी आ गया, क्योंकि ज्यादा डिटेल में डीप में नहीं पढ़ाना है। जीपैट की लेवल तैयारी नहीं है, ये सिर्फ आरआरबी फार्मेसी की तैयारी है, और सारे फार्मासिस्ट वैकेंसीज में जो कोरोलॉजी के पोर्शन है वो बहुत डीप से नहीं आते हैं, इसलिए इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे आगे देख लेते हैं। अब कुछ ड्रग देख लेते हैं जो अस्थमा के लिए इस्तेमाल होता है। अभी तो मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म में कौन ड्रग काम करता है। अब हम बात करने वाले हैं इसके एक्चुअल क्लासिफिकेशन के बारे में, जो अस्थमाई एंटी एस्थमेटिक ड्रग के बारे में बात करने वाले हैं, उस क्लासिफिकेशन को देखते हैं। पहला है ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट, आपको पता है दो नाम, मेंटेलुकास्ट, जेफ्रेलुकास्ट, फेमस ड्रग है, याद होगा आपको। दूसरा कार्टिकोस्टेरॉइड में दो कैटेगरी होता है, एक जिसको हम सिस्टेमिक देते हैं और जिसको हम इनहेलेशन के फॉर्म में देते हैं, यानी इसको हम इंजेक्शन टैबलेट के फॉर्म में दे सकते हैं, और एक इनहेलर के फॉर्म में। तो हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इनको हम इंजेक्शन के फॉर्म में दे सकते हैं। और कुछ इनहेलर के फॉर्म में है, वो है बेक्लोमेथासेन, ब्यूडेसिनाइड, फ्लूटिकासोन, फ्लूनिडिसाइड, साइक्लोसिनाइड, ये सारे के सारे ड्रग इनहेलर के फॉर्म में हम कार्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। क्लियर, याद कर लीजिए, बेक्लोमेथासोन डाइप्रोपियोनेट, ब्यूडियोसिनाइड, ब्यूडियोसिनाइड क्या है, स्टेरॉइड होता है, फ्लूटिकासोन भी स्टेरॉइड होता है, फ्लूनिसिनाइड और साइक्लिसिनाइड जो है, ये सारे के सारे स्टेरॉइड हैं, जिसको हम रेस्पियोल के फॉर्म में, इनहेलर के फॉर्म में देकर किसी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत को ठीक करते हैं। वही एंटीसी एंटीबॉडी आपको पता है, ओमालिजुबाब नाम याद कराया था आपको। अब ब्रांकोडाइलेटर में तीन कैटेगरी है, एक जो बीटा 2 एगोनिस्ट है, जिसमें सल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन, बोम्बेट्रॉल, सल्मेट्रॉल, फोमेट्रॉल आते हैं, जो बस ब्लड डायलेट करते हैं हमारे ब्रोंकाई। वहीं पे मेथिल जैंथीन डेरिवेटिव भी हैं, ये भी सांस फूलने के केस में देते हैं। इसमें डेरिफाइलिन बहुत फेमस ड्रग है, ये थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन, क्लोनफेलोफाइलिन, हाइड्रोक्सी, थियोक्सी और डॉक्सीफाइलिन, ये सारे, सिप्रोफाइलिन भी आता है इसी, ये सारे कैटेगरी के ड्रग है। मेथिल जैंथीन डेरिवेटिव है, याद कर लेना, क्वेश्चन आता है, और ये भी सांस फूलने के लिए अस्थमा में देते हैं। और एंटीकोलिनर्जिक में इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोएड्रिवेब, ये सारे इटोवा, टीओवा के नाम से इनहेलर आता है, इनहेलर के फॉर्म में दिए जाते हैं दोनों से। तो ये ओवरऑल क्लासिफिकेशन हो गया हमारे एंटी एस्थमेटिक ड्रग का। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, वीडियो को रोक करके, नोट्स को देख करके, डायरी में लिख करके याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन अस्थमा वाले चैप्टर से बहुत बार आया है, वो आता है बीटा 2 जो एगोनिस्ट ड्रग है, उसको दो कैटेगरी है, एक शॉर्ट एक्टिंग, एक लॉन्ग एक्टिंग। एक ऐसा ड्रग जिसको आप सुबह शाम या दिन में एक बार लेंगे, और आपको वो इनहेलर दिन में एक बार लेंगे और आपको असर करेगा। कुछ ऐसे होते हैं जो दिन में 3 बार लेने पड़ते हैं, या जब अर्जेंट पड़े तुरंत ले लीजिए, तो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। तो इसको शॉर्ट एक्टिंग के आपको याद करना है, तो शॉर्ट एक्टिंग में सॉल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन, लेवोट्रॉल, प्रिबुट्रॉल, आइसोथेरिन, बाइटोलेट्रॉल, फेनोट्रॉल और प्रेकोसेट्रॉल, प्राकेट्रॉल, ये सारे के सारे ड्रग शॉर्ट एक्टिंग है। और लॉन्ग एक्टिंग में सॉल्मेट्रॉल, फोमेट्रॉल, अर्फेमेट्रॉल, कार्मेट्रॉल, ऑल्डेट्रॉल और इंडोगेट्रॉल, ये सारे के सारे ड्रग जो है वो लॉन्ग एक्टिंग है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग से, इसलिए जरूरत पड़ती है कि आपको ये याद हो जाए, तो कुछ ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं, इसको याद करते हैं। शॉर्ट एक्टिंग ड्रग को याद करने का ट्रिक है, शॉर्ट एक्टिंग का, छोटा बूट इससे बीएफ को पीटा, यानी एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, मान लो लड़की लड़का है, और उस लड़की को किसी बात में गुस्सा आ गई, उसने लड़के के ही जूते के उतार के, छोटे साइज के, और उसको बहुत मारा। तो इसको याद करना है, शॉर्ट एक्टिंग, यानी इसमें रिश्ता जो है, रिलेशनशिप बहुत कम टाइम तक चला, वो शॉर्ट एक्टिंग है, रिलेशनशिप देर तक चला, वो लॉन्ग एक्टिंग है। तो शॉर्ट एक्टिंग रिलेशनशिप में लड़ाइयां शुरू हो जाती है, तो इसमें क्या है कि छोटा बूट इससे बीएफ को बहुत टूटा। तो छोटा मतलब शॉर्ट एक्टिंग, बूट का मतलब हो गया बूट आएगा, इस सब के लास्ट में बीयूटी बूट आएगा। सल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन, लियोब्यूटेरॉल और पिरोब्यूटेरॉल, सब में ब्यूट आ रहा है, इससे मतलब आइसोथेरिन। बीएफ का मतलब है बीटोलेट्रॉल और फेनोट्रॉल। पीटा का मतलब है आपका प्रासिट्रॉल। ये सारे के सारे ट्रिक है शॉर्ट एक्टिंग को याद करने का। वहीं अगर हम लॉन्ग एक्टिंग याद कराएं तो इसके ट्रिक है सफाई कंपनी। बस आपको याद रखना है कि लॉन्ग एक्टिंग वाले अगर आप साफ सफाई रखेंगे तो रिश्ता बहुत दिन तक चलेगा। सफाई कंपनी में सा मतलब एस, सल्मेट्रॉल, अर्फेमेट्रॉल, फोमेट्रॉल, इंडिकेट्रॉल, और कंपनी से हमारे हो गए सारे के सारे। सफाई देखिए SAFAI में
एस से ए से एफ से आई से, और कंपनी सीओ मतलब कॉर्मेट्रॉल और ऑल्डेरेट्रॉल। अगर ये ट्रिक आप याद कर लेते हैं तो कुछ दिनों तक याद रहे। कोलोजी वैसे भी आप कितना मेहनत कर लीजिए, आप 10 दिन में भूल जाएंगे, इसलिए बार बार रिवीजन करना जरूरी है। और जब तक एग्जाम आपका नहीं होता कोशिश कीजिए जो आपने आज पढ़ा है उसको एक हफ्ते बाद फिर रिवीजन कीजिए, और जो आपने एक हफ्ते बाद रिवीजन कर लिया उसको फिर 15 दिन बाद रिवीजन कीजिए, और जो आपने 15 दिन बाद किया उसको 1 महीने बाद फिर रिवीजन कीजिए। अगर आप ये 4 बार ये प्रक्रम दोहरा लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। ये लिख लीजिए, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो मरना पड़ेगा, अगर आपको सोने की तरह चमकना है तो तपना पड़ेगा, ठीक है। और एक बार जीवन भर सिलेक्शन पाकर जिंदगी आराम से काटनी है तो आज थोड़ा सा तपना पड़ेगा और गर्मी में मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए, ये हो गए सारे के सारे टॉपिक जो हमने कवर कर लिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। मैंने टॉपिक बहुत शॉर्ट में कवर किया क्योंकि बहुत लेंथी सिलेबस है, पूरा कवर करना पॉसिबल नहीं है। जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने बताया, और जो नहीं बना वो मैंने क्वेश्चन में कवर कर लिया है। क्वेश्चन में भी कुछ टॉपिक ऐसे आएंगे जो नोट्स में नहीं थे, उसको आप कोशिश कीजिएगा कवर करके लिखने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। उठाइए पेन और पेपर और बताइए कितने सवालों के जवाब आपने अब तक सही दिए। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following drug is commonly used as bronchodilator in asthma? अब आपको क्लासिफिकेशन याद करना है कि कौन सा ड्रग ब्रांकोडायलेटर कैटेगरी में था। सल्ब्यूटामॉल, लिस्नोप्रिल, मेटफॉर्मिन, वारफेरिन, ये तीनों ड्रग ही हमारे, ये ब्लड प्रेशर का है, ये शुगर का है, ये एंटीकोगुलेंट है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, सल्ब्यूटामॉल, ठीक है। ये सब ड्रग है हमारा, वो अस्थमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड? अस्थमा केस में जब हम कार्टिकोस्टेरॉइड इनहेलर के फॉर्म में देते हैं वो क्या काम करता है? ब्रोंकोडाइलेशन करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी काम करता है, म्यूकोलाइटिक करता है या एंटी हिस्टामिनिक करता है? ब्रोंकोडाइलेटर्स जो कार्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं वो क्या काम करते हैं? तो इसका एकदम सीधा जवाब है कि ये सारे के सारे एंटी इंफ्लेमेटरी काम करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। Which drug is classified as a leukotriene receptor antagonist? याद है LT रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कौन कौन से ड्रग थे? मोन्टेलुकास्ट, इप्राट्रोपियम, सल्मेट्रॉल, फ्लूटाकासोन। फ्लूटाकासोन स्टेरॉइड है, सल्मेट्रॉल जो है आपका लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 ब्लॉकर एगोनिस्ट है, इप्राट्रोपियम एंटीकोलिनर्जिक है। ऑप्शन नंबर ए सही है, मोन्टेलुकास्ट और जफ्रेलुकास्ट। याद है दो आ गया थी। क्वेश्चन नंबर 4, थियोफाइलिन is used in asthma management. It belongs to which class? थियोफाइलिन किस क्लास में आता है आपको याद है? बताया था थियोफाइलिन, डेरिफाइलिन, एक्सेप्रोफाइलिन, डॉक्सीफाइलिन, बीटा एगोनिस्ट, मेथिलजैंथीन डेरिवेटिव, एंटीकोलिनर्जिक या कॉर्टिकोस्टेरॉइड? बताइए सही जवाब क्या है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पे मेथिलजैंथीन डेरिवेटिव होते हैं सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। विच मेडिकेशन इज ए लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट? लावा। इसमें से कौन सा लॉन्ग एक्टिंग है? फॉर्मेट्रॉल, एल्बिट्रॉल, कार्मोलिन सोडियम, प्रेडनिसोलोन। ये दोनों तो है ही नहीं। बीटा एगोनिस्ट यहाँ पे फॉर्मेट्रॉल है, एल्बिट्रॉल है। एल्बिट्रॉल शॉर्ट एक्टिंग होता है, फॉर्मेट्रॉल जो है वो लॉन्ग एक्टिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर हम मूव करें तो 6 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्टेनली एक्टिंग एंटीटसिव? इनमें से कौन सा ड्रग जो एंटीटसिव कैटेगरी का होता है? कोडीन फॉस्फेट, गुआनाफेंसिन, सल्ब्यूटामॉल, मोन्टेलुकास्ट। आपको याद रखना है कि एंटीटसिव मतलब जो सूखी खांसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और सूखी खांसी में कौन सा ड्रग था याद हो गया? ऑप्शन नंबर ए सही है, कोडीन। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। डेक्स्ट्रोमेथार्फेन, ठीक है, इज ए कॉमनली यूज्ड एज एंटीटसिव प्रॉपर्टी एक्ट बाय। कैसे काम करते हैं डेक्स्ट्रोमेथार्फेन? कफ रिफ्लेक्स सेंटर को मेडुला में सप्रेस करते हैं, ब्रोंकियल सिक्रीशन को रिड्यूस करते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर की तरह काम करते हैं, या एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करते हैं। वैसे डेक्स्ट्रोमेथार्फेन है तो एंटीटसिव ड्रग, ये काम तो करेगा नहीं, ये काम तो करेगा नहीं। ये सारे के सारे कौन करते हैं? अलग है। ब्रोंकियल सिक्रीशन को रिड्यूस करने वाला काम भी नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, कफ रिफ्लेक्स को मेडुला में ब्रेन से कंट्रोल करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, which expectorant is commonly used to help clear mucus from the airways? गले में अगर बलगम है तो बलगम को निकालने का काम कौन करता है? गुआनाफेंसिन, लोराटिडीन, स्यूडोफाइलिन या मोन्टेलुकास्ट? तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो म्यूकस को रिलीज करेंगे वो कौन होते हैं? एक्सपेक्टोरेंट होते हैं, और एक्सपेक्टोरेंट का ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, गुआनाफेंसिन।
ये कफ सिरप वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। बेंजोनोटेट है ना, बेंजोनोटेट ड्रग है, इसको हम एज ए एंटीटसिव इस्तेमाल करते हैं। इसका प्राइमरी एक्शन क्या है? तो एंटीटसिव एक्शन क्या होता है बताओ? नंबिंग द थ्रोट एंड लंग्स, डायलेटिंग द ब्रोंकाई, एक्टिंग एज एंटीहिस्टामिनिक, एंटी इंफ्लेमेटरी। ये तो होता नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं। ऑप्शन नंबर ये सही है, ये थ्रोट और लंग्स पे नंबिंग इफेक्ट करते हैं। ठीक है, बेंजोनोटेट। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10, Which natural remedy is often used as antidepressant? कौन सा ऐसा प्राकृतिक चीज जो हमारे घरों में है जिसको पीने से गले में आराम मिलता है, खांसी में आराम मिलता है, जो एंटीडेप्रेसिव की तरह इस्तेमाल होता है, यानी सूखी खांसी में इस्तेमाल होता है? हनी, जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक। देखिए टर्मरिक और जिंजर जो है वो बलगम वाली खांसी में काम आता है, काढ़ा पीने में। गार्लिक का कोई काम नहीं खांसी में। हनी इज अ नेचुरल एंटीडेप्रेसिव। शहद पीजिए, खांसी आए आपको खांसी में आराम मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, Which inhaled medication is commonly used as quick relief inhaler in asthma? ऐसा अस्थमा जिसको अगर तुरंत सांस फूले तुरंत यूज करिए, तुरंत आराम मिलेगा, यानी शॉर्ट एक्टिंग की बात हो रही है। इसमें से कौन सा शॉर्ट एक्टिंग है? एल्बिट्रॉल, फ्लूटासोन, मोटेकोल। देखो ये और ये और ये तो है ही नहीं। फ्लूटिकासोन कार्टिकोस्टेरॉइड है, ये आपका लिकोट्रिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। ओमालिजुलाम जो है एंटीजेन आईजीई है। ऑप्शन नंबर ए सही है, एल्बिट्रॉल शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द रोल ऑफ ओमालिजुमाब? अस्थमा में ओमालिजुमाब कैसे काम करता है? थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। एंटीज आईजीई एंटीबॉडी है, बीटा एगोनिस्ट है, लिकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है या कार्टिकोस्टेरॉइड है? जवाब सबका आ चुका है, बहुत बार मैंने बताया है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ये आईजीई एंटीबॉडी का एंटागोनिस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करेंगे। क्रोमोलिन सोडियम इज क्लासिफाइड इन विच टाइप ऑफ अस्थमा मेडिकेशन? अस्थमा मेडिकेशन में जो क्रोमोलिन सोडियम है, ये क्लासिफिकेशन अगर आपको याद होगा तो इसमें पूछ रहा है किस कैटेगरी में आता है? मास्ट सेल स्टेबलाइजर में, बीटा एगोनिस्ट में, एंटीकोलिनर्जिक में या कार्टिकोस्टेरॉइड? तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर में तो हमारे जो फेलुकास मोन्टेलुकास था ये होगा नहीं। बीटा एगोनिस्ट में, एंटीकोलिनर्जिक में, कार्टिकोस्टेरॉइड में तो मेरे ख्याल से जो मुझे जवाब लग रहा है क्रोमोलिन सोडियम जो है, कार्टिकोस्टेरॉइड भी हो सकता है, बीटा हो सकता है। एक बार इसका जवाब आप देखिएगा, नोट्स में ऑलरेडी दिया है, या गूगल सर्च करके मुझे इसका आंसर दीजिएगा। मैं गलत आंसर नहीं देता हूँ, कंफ्यूजिंग हो लेकिन आप इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइड इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म यूज ऑफ इनहेल? अगर आप कार्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल बहुत लंबे समय तक इनहेलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड जो है, तो उसका एक लॉन्ग टर्म इस्तेमाल में नुकसान। देखिए समझिए, स्टेरॉइड बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से एक तो दिक्कत होती है गठिया बतास की, हड्डियों की दिक्कत होती है। दूसरा, ओरल यूज करते हैं जब इनहेलर के फॉर्म में, तो हमारे मुंह में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो चारों में से सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, ओरल थ्रस्ट। ओरल थ्रस्ट क्या है? मुंह में फंगल इन्फेक्शन होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच क्लास ऑफ ड्रग इज टिपिकली यूज्ड एज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर परसिस्टेंट अस्थमा? अगर किसी को लंबे समय तक अस्थमा है तो उसका फर्स्ट क्लास हम ड्रग क्या इस्तेमाल करें? कौन सी दवा से शुरुआत करेंगे? इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड से, एंटीहिस्टामिनिक से, एंटीबायोटिक से या डायरेटिक से? ऑप्शन नंबर इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए, हम उसे कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। विच क्लास ऑफ ड्रग इज प्राइमरली यूज्ड एज ब्रांकोडाइलेटर इन क्रोनिक ऑफ सीओपीडी की दिक्कत में ब्रांकोडाइलेटर कौन सा ड्रग इस्तेमाल करते हैं? ब्रांकोडाइलेटर दो भी होते हैं, एंटीकोलिनर्जिक भी होते हैं जो M3 एंटागोनिस्ट है, और बीटा 2 एगोनिस्ट, बीटा ब्लॉकर भी होते हैं। ये दोनों तो होते ही नहीं है, लेकिन हम जो बेसिकली सीओपीडी के केस में हम ऑप्शन नंबर ए, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ड्रग इज क्लासिफाइड अ शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट? साबा ट्रिक याद है ना, वो बूट से पीटने वाला? शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट कौन सा है? एल्बिट्रॉल, साल्मेट्रॉल, ट्राइप्रोपियम। ऑप्शन नंबर ए सही है, एल्बिट्रॉल। ये शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। एंटीकोलिनर्जिक एजेंट यूज्ड इन रिस्पायरेटरी कंडीशन टिपिकली एक्ट बाय? जो रिस्पायरेटरी के लिए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग हम इस्तेमाल करते हैं वो कैसे काम करता है? व्हाट इज द मैकेनिज्म? ब्लॉकिंग एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, स्टिमुलेटिंग बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर,
इंड्यूस इनहिबिटिंग फास्फोडाइस्टरेज ब्लॉकिंग हिस्टामिन। तो भाई जब एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है तो जाहिर सी बात है कि एसिटाइलकोलिन को ही ब्लॉक करेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूटिकासोन व्हेन यूज्ड इन रेस्पिरेटरी थेरेपी? फ्लूटिकासोन का क्या पर्पज है, क्यों देते हैं, किस कैटेगरी का ड्रग है फ्लूटिकासोन? कार्टिकोस्टेरॉइड है, बीटा एगोनिस्ट है, एंटीकोलिनर्जिक है या मेथिलजेन? तो फ्लूटिकासोन जो है वो कार्टिकोस्टेरॉइड कैटेगरी का है। ऑप्शन नंबर ए से। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। विच ड्रग इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन इनहेलर? अस्थमा केस में हम दवाइयों को कॉम्बिनेशन के फॉर्म में देते हैं। तो चारों ऑप्शन है ब्यूटेसोनाइड फॉर्मेट्रॉल, अल्बिट्रॉल फॉर्मेट्रॉल, मोन्टेलुकास, जफरेलुकास, ट्राइरोपियम। तो यहाँ पे ऑप्शन एक ही दिख रहा है जिसमें आपको कॉम्बिनेशन दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ब्यूटेसोनाइड और फॉर्मेट्रॉल दोनों का हम कॉम्बिनेशन देते हैं। एक हमारा हो जाता है स्टेरॉइड और दूसरा होता है बीटा 2 एगोनिस्ट। तो दोनों को मिला के हम इनहेलर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। अ कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ बीटा एगोनिस्ट लाइक एल्बिट्रॉल। अगर हम बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग को लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो जो उसका कॉमन साइड इफेक्ट है एल्बिट्रॉल का वो क्या है? तो ट्रिमर होना, ब्रेडिकार्डिया होना, हाइपोटेंशन और ड्राइवनेस होना। तो एक सीधी सी बात है, हाँ ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पे ट्रिमर्स की दिक्कत आपको दिखेगी। ऑप्शन नंबर ए जिसका जवाब है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 22, इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड कैन कॉज विच ओरल कंडीशन? अगर कार्टिकोस्टेरॉइड को हम लंबे समय तक ले रहे हैं तो क्या दिक्कत? मैंने बताया था स्टेरॉइड को लंबे समय तक लेने से मुंह में क्या दिक्कत आने लगती है? वो होती है फंगल इन्फेक्शन ग्रो होने लगता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे इसका ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं क्या सही है। यहाँ पे ए सही है, ओरल कैंडिडियासिस। ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो मुंह में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सिस्टेमिक कार्टिकोस्टेरॉइड कैन? अगर लंबे समय तक हम कार्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हैं इनहेलर के फॉर्म में नहीं, इंजेक्शन या टैबलेट के फॉर्म में, तो क्या दिक्कत होगा? ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरथायराइडिज्म, ब्रैडिकार्डिया। मैंने कहा था हड्डियों पर असर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑस्टियोपोरोसिस। क्वेश्चन नंबर 24, विच एडवर्स इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद द थियोफाइलिन? थियोफाइलिन, डेरिफाइलिन, इस कैटेगरी को ड्रग इस्तेमाल करने पर जो मेथिलजेंथिन कैटेगरी का है, तो क्या इसकी टॉक्सिसिटी है? सीजर, ड्राउजीनेस, कॉन्स्टिपेशन, ब्रैडिकार्डिया। जी हाँ, अगर इस ड्रग को इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी आपको झटके जैसे फील हो सकता है बॉडी में। ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे, सीजर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। 25 क्वेश्चन क्या है? एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन लाइक इप्राट्रोपियम। इप्राट्रोपियम जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अस्थमा के लिए एज ए इनहेलर, अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसका एडवर्स इफेक्ट हमें क्या देखने को मिलता है? तो इसका एक बहुत ही कॉमन एडवर्स इफेक्ट है, आपको पता है सारे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का, क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग मुंह से सलाइवा के सिक्रीशन को भी रिड्यूस कर देंगे। तो ड्राई माउथ होगा, ये आपको पता चलेगा कि हमारा मुंह सूखा सूखा सा लगेगा, प्यास बहुत ज्यादा लगेगी। ये रहे आपके 25 क्वेश्चन। बताइए आप लोगों ने कितने सवालों के जवाब अभी तक सही दिए? अगर इसमें आपने 20 ठीक किए हैं तो आप बहुत अच्छी पढ़ाई आपकी चल रही है। अदरवाइज आप इसको दोबारा तिबारा पढ़ेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलने वाले हैं, मिलेंगे ही। बाकी आपको आज हम लोग की शायद आज 22 तारीख हो गई है। 4 दिन बाद आपका तीसरा मॉक टेस्ट है। सिलेबस मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में और आपके एप्लीकेशन के चैट वगैरह में मैंने शेयर कर दिया है सिलेबस क्या क्या है, तो उन सबको पूरा प्रिपेयर कर लीजिएगा। तीसरे मॉक टेस्ट की तैयारी कीजिएगा। कोई क्वेरी अगर आपकी होती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे या उस एप्लीकेशन के चैट बॉक्स पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप मैसेज बस कर सकते, पूछ सकते हैं कि हाँ सर क्या दिक्कत है, कैसे। वैसे मुझे कोशिश करना है कि जितना भी आपका लास्ट टेस्ट में स्कोर था, सेकेंड टेस्ट में, कोशिश कीजिए कि उससे कम 5 नंबर इस बार बढ़े। अगर आप धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे, अपनी पुरानी गलतियों से सीखेंगे, उसको रिपीट नहीं करेंगे, तो तभी आपकी असली तैयारी का मतलब है। टेस्ट सीरीज होने का मतलब यही है कि आप हर बार अपनी पुरानी गलतियों को छोड़ें और इंप्रूवमेंट करें। और एग्जाम से पहले अगर आप 10 से 12 इस तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके चांसेस, मिनिमम ह्यूमन एरर चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और सिलेक्शंस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना काफी था इस क्लास के लिए। थैंक यू सो मच सब आपके लाइव जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।